ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारे जो सी सेक्शन के क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन हमारा चल रहा था और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए थे, कुछ एक क्वेश्चन हमारे पेंडिंग हैं। तो आज हम पहले उनको ले लेते हैं। अ, ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 128, कि आपको यहाँ पे एक मॉडल दिया हुआ है और ये एक्चुअल में ग्रिम्स मॉडल के नाम से जाना जाता है, राइट। तो गिवन बिलो इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइफ हिस्ट्री हमने पढ़ी है। लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स उनके बारे में हम जानते हैं, बेस्ड ऑन ग्रीम्स मॉडल। और इस मॉडल में देखिए आपको क्या क्या बताया गया है, इन विच स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस एंड कंपटीशन, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे ड्रा किया गया है। देखिए थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे लिख दे लेते हैं, ये दिस इज कंपटीशन। ये जो साइड है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेस को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टर्बेंस को। ओके, और साथ में इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बताया हुआ है कि दिस इज लो एंड हाई कंपटीशन, लो एंड हाई स्ट्रेस एंड लो एंड हाई डिस्टर्बेंस। ठीक है। और यू हैव थ्री स्पीसीज, तीन स्पीसीज हमें बताई हुई है, दिस इज ए, बी एंड सी। तो मॉडल के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, एक कंपटीशन है, एक स्ट्रेस है, एक डिस्टर्बेंस है। पर्टिकुलर आप किसी की भी बात करें, जैसे बात करें कि ए जो है, इसकी कंडीशन देखिए कि लो कंपटीशन एंड हाई डिस्टर्बेंस, लो कंपटीशन हाई डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ आ रहा है मैसेज। और बी का देखते हैं तो इसका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है और डिस्टर्बेंस भी बढ़ गया है, राइट। और ऐसे आप सी का देखें तो उसका भी हम बता सकते हैं कि कंपटीशन भी बढ़ गया है और जो डिस्टरबेंस है वो कम हो गया है। तो कुछ चीज़ें हमें पता हैं, पहले से हम जानते हैं, लाइफ स्टडीज जो स्ट्रेटजीज से हमने पढ़ी थी वहाँ से भी जानते हैं। और अगर ये मॉडल पर्टिकुलरली हमें नहीं पता हो तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कैसे आंसर निकालेंगे वो हम बात कर लेते हैं। तो हमें काम क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चार ऑप्शन में से कौन सी बातें हैं जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए यहाँ पे आपको वन बाय वन करके ए, बी एंड सी के लिए बताना है कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको कर रहा है, सी किसको कर रहा है। तो अगर आप एक ही बात करें तो ए के लिए लो कंपटीशन है, लो कंपटीशन एंड हाई डिस्टर्बेंस। तो देखा जाए तो ऐसे कौन से प्लांट होने चाहिए जो कंपटीशन कम हो और डिस्टरबेंस हाई हो, यानी कि कम कंपटीशन और हाई डिस्टरबेंस। जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है कि एनवायरनमेंट में कुछ भी हो तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और जब वो सर्वाइव कर रहे होते हैं तो उनकी जो कंडीशंस हैं उनमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है। तो जो हमने आर एंड के स्ट्रेटजीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन जो लो कंपटीशन को फेस कर रहे हो, हाई डिस्टरबेंस जो टॉलरेट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, दे शुड बी आर स्ट्रेटजीज वाले, यानी कि जिनका बॉडी साइज स्मॉल होता है। मोस्टली यहाँ पे जैसे ग्रासेज वगैरह हम लें तो जो ग्रासेज हैं, एनुअल प्लांट्स हैं, ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो ये तेज़ी से ग्रो करते हैं, कंपटीशन इनके बीच में कम रहता है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम रहती हैं। और हाई डिस्टर्बेंस कंडीशंस को, क्योंकि ये जनरलिस्टिक स्पीसीज होती हैं इसलिए आराम से ग्रो कर सकती है। तो मॉडल के अकॉर्डिंग या मॉडल में आपको जो कंपटीशन, स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस, जैसे स्ट्रेस की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेस भी कम है, यहाँ स्ट्रेस और बढ़ गया है और यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो और कम हो गया। इस प्रकार से लो से हाई की तरफ आप स्ट्रेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ए वाला जो पार्ट है कि डिस्टरबेंस हाई में एंड कंपटीशन पुअर के साथ में जो ग्रो करते हैं, जिनकी कंडीशन ऐसी होती है, दे शुड बी स्मॉल साइज प्लांट्स और ग्रासेस। ठीक है। तो ये जो मैटर था कि एनुअल प्लांट्स जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं, राइट।
एनुअल प्लांट्स यानी कि स्मॉल ग्रासेज एनुअल प्लांट जो केवल एक पर्टिकुलर जो फेवरेबल सीजन होती है उसमें ग्रो करते हैं, बाकी में नहीं करते, तो ये आपके पास करेक्ट आ रहा है। देन आफ्टर हम सेकंड बात करते हैं कि दिस इज़ फॉर बी, कि अगर बी को देखें तो देखिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो गया है और डिस्टरबेंस है वो थोड़ा सा कम हो गया है, कि मीडियम डिस्टरबेंस को आप ऐसा ले सकते हैं, राइट। और ऐसे आप सी को देखें तो सी से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि सी की कंडीशंस को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो कंपटीशन काफ़ी हाई हो और एनवायरनमेंट बिल्कुल कम डिस्टरबेंस वाला हो, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे सी की कंडीशन देखें तो कंपटीशन स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हों, तो कंपटीशन स्ट्रॉन्ग हो और डिस्टरबेंस यानी कि एनवायरनमेंट लगभग स्टेबल हो। डिस्टरबेंस कम होने का मतलब एनवायरनमेंट स्टेबल जैसा हो, तो जस्ट लाइक क्लाइमैक्स कंडीशन, कि ये ऐसा होता है जैसे आपको लग रहा है कि जो क्लाइमैक्स की जो कंडीशन है वैसा कुछ होना चाहिए, ओबियसली ऐसा ही है। तो क्लाइमैक्स के अंदर हमें कौन मिलने वाले हैं, बड़ी साइज वाले, जिनका लाइफ स्पान बड़ा है, केस स्ट्रेटजीज वाले जो जनरलिस्टिक नहीं है, जो स्पेशलिस्ट स्पीसीज होते हैं जिनकी एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, तो दैट शुड बी ट्रीज। तो सी आपका ट्रीज होना चाहिए, तो ए आपका ट्रीज नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है। सी हमारा ट्रीज होना चाहिए, तो देखिए सी यहाँ पे एनुअल है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। सी यहाँ पे ट्रीज एंड सैप्स ये हो सकते हैं, यस, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे पेरिनियल हर्ब्स जो होते हैं वो जैसे कि हम पेरिनियल ग्रासेस को ले लें तो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, बाकी उनके जो रूट स्टॉक्स वगैरह हैं वो पेरिनेट करते हैं, तो वो क्लाइमैक्स का पार्ट नहीं है, हम उस मॉडल के अकॉर्डिंग उनको नहीं ले सकते, तो ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं। जो बी वाली कंडीशन थी कि मीडियम कंपटीशन और मीडियम डिस्टरबेंस, ये कंडीशन जो पेरिनियल हर्ब्स हैं, ग्रासेज हैं, जो फेवरेबल सीजन में ग्रो करती हैं, बाकी टाइम के अंदर उनके रूट स्टॉक्स हैं वो ज़मीन के अंदर बने रहते हैं, ये उनके लिए लागू होते हैं कि ना तो ये बहुत स्मॉल ग्रासेस जैसे हैं ना बहुत बड़े ट्रीज जैसे हैं, तो दे शुड बी पेरिनियल हर्ब्स, तो ये आपके यहाँ होने चाहिए, राइट। तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, पेरिनियल हर्ब्स ये नहीं हो सकते। तो अगर पर्टिकुलर मॉडल भी हमें नहीं पता हो तो आपको क्या बताया गया है कि इधर आप देख लीजिए, इधर देख लीजिए, स्ट्रेस कंडीशन वाइज की सबसे स्ट्रेस को भी आप इंक्लूड करके देख सकते हैं, तो वहाँ से आइडिया लगाया जा सकता है कि ये जो कंडीशन थी दैट शुड बी एनुअल प्लांट्स, पेरिनियल हर्ब्स, ट्रीज एंड सब्स, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है ना, ओके। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको एक टेबल दी हुई है, देखिए यहाँ पे करैक्टर्स दिए हुए हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब करैक्टर्स हैं, दीज आर द करैक्टर्स ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज, दीज आर द ए बी सी डी, 4 स्पीसीज हैं, तो स्पीसीज ए, स्पीसीज बी एंड सी एंड डी, और ये इनके करैक्टर्स हैं, करैक्टर नंबर 1, करैक्टर नंबर 2, 3 और 4, ये 4 प्रकार के करैक्टर्स को कंपेयर किया गया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, पहले उसको देख लेते हैं कि हमें काम कैसे करना है, राइट। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट लाइकली टू बिकम इन्वेजिव, कि इन्वेजिव होने के लिए कौन सी चीज़ काम करेगी, तो आपको जो भी सोचना है, करैक्टर्स हैं वो इन्वेजिव के अकॉर्डिंग की जो स्पीसीज किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में इंट्रोड्यूस करके अपने आप को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करा लेती है वो इन्वेजिव प्लांट्स कहलाते हैं। और क्या ध्यान में देखना है कि इफ़ क्लाइमेट जो है वो मैच कर रहा है, मतलब सेम रहेगा बिटवीन इट्स ओरिजिन एंड साइट ऑफ कॉलोनी, जैसे मान लीजिए कि ये साइट इसका ए था और ये हमने कोई दूसरी साइट बी ले ली, तो यहाँ हमारी स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है, राइट। तो ओरिजिन के लिए यहाँ इसने जो एनवायरनमेंट ओरिजिन से अब तक इसने फेस किया है, सेम एनवायरनमेंट यहाँ पे हो, तो एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है, तो एनवायरनमेंट को आप इग्नोर कर दीजिए। ये लाइन आपको ये कहना चाह रही है कि जहाँ ये स्पीसीज पहली बार ओरिजिन हुआ था
और जहाँ ये डिस्पर्स करके पहुँचेगी, क्योंकि इन्वेजिव स्पीसीज को देखें तो वो क्या करेगी कि एरिया 1 से अगर कोई एरिया 2 में पहुँचेगा तो यहाँ वो इन्वेजिव कहलाएगा, राइट। तो एलाइन स्पीसीज, इन्वेटिव स्पीसीज, ये हम ऐसे बोलते हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट देखिए क्या मैच करता है, बिल्कुल सेम है। साइट ऑफ ओरिजिन यानी कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, और साइट ऑफ कॉलोनाइजेशन जहाँ पे जाकर के ये इन्वेजिव हुई है। तो ऐसा कहने का मतलब कि एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर लीजिए, कि एनवायरनमेंट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ था और जहाँ पहुँचा है वहाँ सब कुछ सेम ही है। इसलिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कि वो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब हमें काम क्या करना था कि मोस्ट लाइकली टू बिकम इन्वेजिव, कि कौन सा करैक्टर है या करैक्टर्स आपको जो दिए हुए हैं उनको आप देख लीजिए, फिर आप बताइए कि कौन सी स्पीसीज इन्वेजिव होने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे करैक्टर रखती है। तो किसी भी एरिया में जब कोई स्पीसीज इन्वेजिव के रूप में इंट्रोड्यूस करती है तो उसकी हाई डिस्पर्सल एबिलिटी चाहिए होती है। तो पहला जो आपको दिया हुआ है कि डिस्पर्सल की जो एबिलिटी दी हुई है तो वो हाई होनी चाहिए। तो डिस्पर्सल एबिलिटी हाई के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सही है और ये भी सही है, राइट, ठीक है। अगर हम दूसरे पैरामीटर की बात करें, दिस इज आर सेलेक्टेड, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड्स हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक ना हो, जनरल जैसी हो, तो वो किसी भी एरिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करा लेगा। तो यहाँ पे देखें तो आर सेलेक्टेड करैक्टर्स उसके होने चाहिए, तो दिस वन, और यहाँ पे ये भी है लेकिन आप इसको तो कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये लो इसके साथ में मैच नहीं कर पाएगा, कि यहाँ ये करैक्टर्स इसके लिए काम नहीं कर पाएंगे, और ये भी नहीं हो पाएगा और ये भी नहीं हो पाएगा, राइट। ऐसे अगर हम अगले करैक्टर की बात करें कि मुख्य रूप से प्रीडोमिनेंट रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, कि हमारी स्पीसीज मुख्य रूप से कौन से तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। तो रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये कि जब नए एरिया में जाकर के उसको इन्वेजिव स्पीसीज के रूप में ग्रो करना है तो उसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होनी चाहिए, नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग बहुत बनना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा बनने के जो तरीके होते हैं, रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं। वन इज वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, राइट। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, साइटोलॉजिकली कोई चेंज नहीं होता है, नंबर तेज़ी से बढ़ता है। यहाँ पे साइटोलॉजिकली चेंज होता है कि स्पोर की फॉर्म में, सेल स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है, और नंबर यहाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे स्पोर बनते हैं। यहाँ पे साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ये होता है कि गैमेट्स बनते हैं, और नंबर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा है कि ऑफ स्प्रिंग में कितना एनर्जी बायोमास इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये सिंसियर इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें बेटर जीन्स जोड़ने का ये ऑप्शन यही होता है बस एक। तो जहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा है वहाँ पे नंबर के साथ में दिक्कत होती है, तो वो चीज़ हम नॉर्मली जान रहे होते हैं, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें थी कि देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल सेक्सुअल ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो नंबर बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेक्सुअल ज़्यादा काम कर रहा है या ज़्यादा अच्छा है। तो कोई स्पीसीज अगर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है तो बेटर है कि वो बहुत अच्छे से फैल पाएगी नए एरिया के अंदर। तो हम यहाँ पे जो एसेक्सुअल तरीका है ये हमारे लिए काम का होगा, ये काम का होगा, लेकिन ये तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पहले कैंसिल कर रखा है कि ये चीज़ होने की वजह से ये हाई और ये हाई काम में नहीं आ पाएगा। देन अगला जो पॉइंट था कि कम्पिटिटिव एबिलिटी कितनी है उसकी, कि बाकी जो नेटिव स्पीसीज है, अगर कोई इन्वेजिव स्पीसीज आकर के इंट्रोड्यूस करती है तो जो नेटिव प्लांट्स होते हैं वहाँ के जो नेटिव स्पीसीज होते हैं उनको वो कम्पीट करे, राइट। तो उसकी कंपटीशन पावर अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे लिए प्लस है, ओके। तो दिस इज़ अगेन करेक्ट वन, ये भी करेक्ट है लेकिन हम इसको तो कैंसिल रखेंगे क्योंकि ये बाकी कॉम्बिनेशन के साथ में सही नहीं है, राइट। तो एकमात्र स्पीसीज ए ऐसी आई है जिसके लिए हमारे चारों करैक्टर्स बिल्कुल वही हैं जो हमें चाहिए कि वो किसी एरिया में अपने आप को इन्वेजिव के रूप में इंट्रोड्यूस करा ले। तो ये केवल स्पीसीज ए होगी। तो स्पीसीज ए ओनली, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ओके देन
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कोई फील्ड इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है और ये अबंडेंस वैल्यूज है, और इन ऑर्डर टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कि वो चार अलग अलग कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, 3 एंड 4। तो चारों कम्युनिटीज में डाइवर्सिटी क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टडी की गई, और अबंडेंस क्या है उसको यहाँ पे वैल्यूज के रूप में दिखाया गया। दिस इज स्पीसीज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो स्पीसीज कौन कौन सी हैं, 1 से लेकर के 6 तक स्पीसीज हैं। ओके, और कम्युनिटी आपके पास 4 कम्युनिटी हैं, और कौन सी स्पीसीज का अबंडेंस वैल्यू आपको यहाँ पे एज ए फिगर दिया हुआ है। और एक बार हम नीचे जाके देख लेते हैं कि हमें काम कैसा करना है। कि बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन कुछ चीज़ें हमें निकल के आ रही हैं कि प्लांट कम्युनिटी C1 एंड C4। तो एक तो हमें C1 एंड C4 को कंपेयर करना है कि स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी, कि क्या वो स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी दे रही है, एक तो ये हमें देखना है। और C1 C4 एज वेल एज C2 C3, कि C1 C4 भी स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी दे रहे हैं और C2 C3 भी स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी दे रहे हैं। ये A है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट B है। और कम्युनिटी C1 इज मोर डाइवर्स, कि C1 ज़्यादा डाइवर्स है, और D में आपसे पूछा जा रहा है कि C4 इज मोर डाइवर्स। ओके, और लास्ट में आपसे करेक्ट जो बातें थी वही ढूंढनी है, तो करेक्ट के अकॉर्डिंग से हम देख लेते हैं। ओके, देखिए पहले अपन C1 C4 को चेक कर लेते हैं। C1 C4 कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी है क्या। तो देखिए हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे हमने यही चीज़ निकाली थी कि कोई स्पीसीज प्रेजेंट है दोनों में तो सिमिलरिटी के लिए काउंट होगी, और दोनों में अब्सेंट है तो भी वो सिमिलरिटी के लिए काउंट होगी। तो एक बार आप C1 को C4 से अगर कंपेयर करेंगे हम, तो स्पीसीज 1 को देखिए 90 40 प्रेजेंट है दोनों में, तो A को लेकर के ये प्लस है। स्पीसीज बी के मेंबर भी दोनों में ये तो लगभग बराबर सा ही है, 60 और 65, ठीक है। ये स्पीसीज थर्ड को लेकर के भी ये सिमिलर ही है। स्पीसीज 4 को लेकर के भी सिमिलर है कि दोनों में ही एब्सेंट है। स्पीसीज 5 को लेकर के भी सिमिलर है, यस, एंड स्पीसीज 6 को लेकर के भी सिमिलर है। तो स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी है, ये बात तो सही है। इसके बाद में हम दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि C1 C4 भी स्ट्रॉन्ग है, ये तो है ही सही बात। और C2 C3 के बीच में भी स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी है क्या, तो इस बार हम C2 C3 को चेक कर लेते हैं। देखिए C2 C3 यहाँ पे सेम है 0 0, यहाँ पर भी सिमिलर है 0 0, एंड दिस इज 25 25, यहाँ पर भी सिमिलर है, लेकिन यहाँ वो सेम नहीं है। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे सेम नहीं हुआ। यहाँ पे 0 एंड 215 ये भी डिसिमिलर है, और ये भी डिसिमिलर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 स्पीसीज 4, 5 एंड 6 को लेकर के सिमिलर नहीं है। मीन्स कि जैसे C1 C4 स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी देते हैं, वैसे ही C2 C3 भी देते हैं, नो नहीं देते, तो ये गलत बात है। और देन आफ्टर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट C था, कि उसने आपसे पूछा था कि प्लांट कम्युनिटी C1 इज मोर डाइवर्स, डाइवर्सिटी पूछिए कि डाइवर्स C1 है, या D में पूछा है कि डाइवर्स है वो C4 है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जितनी ज़्यादा होगी, तो C1 में देखिए C1 के अंदर 90 60 15 0 25 एंड 65, तो यहाँ पे 6 में से 5 स्पीसीज प्रेजेंट हैं और 1 स्पीसीज है वो एब्सेंट है, यानी कि टोटल 5 स्पीसीज प्रेजेंट है C1 के अंदर, 5 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। और C4 में देख लीजिए
40, 65, 40, 0, 45, 55, यहाँ पर भी 5 स्पीसीज प्रेजेंट है। ओके, तो नंबर ऑफ स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों सिमिलर हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज देखिए C1 में भी 5 ही है और C4 में भी 5 ही है। तो फिर हमें डाइवर्सिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप इन वैल्यूज़ को देखिए कि यहाँ पे 40, 65, 40, 0, 0 को तो हम इग्नोर कर देंगे, तो दोनों में सेम ही है 45 एंड 55। तो ये वैल्यूज ज़्यादा क्लोज हैं। और यहाँ पे देखिए कि 90, 60, 15 ही आ गया, यहाँ पे 25 पर, 65 पर, यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है। वेरिएशन ज़्यादा है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ का वेरिएशन है, अबंडेंस वैल्यूज जो है उनका वेरिएशन लो है। तो डाइवर्सिटी के लिए हम इवननेस और जो अबंडेंस है दोनों को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इवन, हालांकि इवन तो नहीं है 100%, लेकिन इवननेस इसकी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है कि सब में बराबर बराबर है, यहाँ पे किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। दिस वन विल बी टेकन एज मोर डाइवर्स, तो इट इज़ मोर डाइवर्स। तो ए स्टेटमेंट हमारा सही है और सी स्टेटमेंट हमारा सही है, राइट। अब हम हमारे आंसर को देख लेते हैं। दिस इज द आंसर की करेक्ट जो बातें थी कि ओनली कंक्लूजन ए एंड सी आर करेक्ट। तो दो चीज़ें आपको करनी पड़ी थी। एक तो आप पहले से जानते थे कि हमें ये पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी दोनों चीज़ काउंट होती है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये था कि जब हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा हो तो हमें डाइवर्सिटी के लिए जहाँ पे वैल्यूज़ में वेरिएशन ज़्यादा है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी के लिए काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। सर वो हाँ हाँ। सर मुझे लगा था C4 रहेगा अभी। क्यों? तो अगर उसमें स्टेबिलिटी है सर, उसमें उनकी जरूरत है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? भिन्नताएं होती है ना, टोटलिटी, कि वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है। टोटलिटी और वेरिएशन को तो अपन काउंट करते हैं। डाइवर्स, ज़्यादा डाइवर्स क्या होता है? तो सर जैसे उसमें किसी में 15 मेंबर है, तो 15 मेंबर है उसमें कम्युनिटी, तो अगर स्टेबिलिटी अगर वो छोटे से उससे देखो, एक तो आप ये कह रहे हो, राइट, एक आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ है, तो अब यहाँ से क्या लगता है आपको कि नंबर ऑफ स्पीसीज तो सेम है, 4 ही यहाँ पे है, 4 ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो डाइवर्सिटी में दोनों चीज़ें काउंट होती हैं। तो इवननेस, यहाँ की जो इवननेस है ना, इवननेस डाइवर्सिटी के लिए नेगेटिव काम कर रही है। ये आपको यहाँ पे ये आपको ज़्यादा इवननेस लगेगी। ये 40, 65, 40, 45, 55, ये लगभग 50 के आसपास के से हैं। इनमें फ्लक्चुएशन कम है, यहाँ फ्लक्चुएशन बड़ा है, इसलिए आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। सर प्रेजेंट के बारे में देखना है कि आगे क्या है हैं? प्रेजेंट के साथ। दोबारा बोलिए। सर प्रेजेंट दोबारा का दोबारा देखना प्रेजेंटेशन में साथ वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है, एक बार दोबारा से, हाँ दोबारा से बोलिए, कोशिश कीजिए। समय आता सर प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में देखना है, अगर आगे के बारे में सोच सकते हैं तो साथ में सर नहीं बात नहीं 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 छोटा नहीं 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 नहीं, आप करंट का ही सोचेंगे। आपको जो डाटा दिया है ना, उस डाटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, आप करंट की बात करेंगे कि आपको ये जो वैल्यूज दी हुई हैं केवल आप इनको देख के बताएंगे। उसमें आप तो फ्यूचर नहीं लगा पाएंगे ना। यहाँ पे तो आपको वैल्यू दिया, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन सही है वो निकालना था ना। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखिए बार बार आए हुए हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा आपको कि टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी आपको दी हुई है एंड ग्रोथ फॉर्म्स हमें दिए हुए हैं कि कौन सी कम्युनिटी में कौन सा ग्रोथ फॉर्म होना चाहिए। ये हमारा मैचिंग जैसा क्वेश्चन है।
तो ड्राई ग्रासलैंड है, सेमी डेजर्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टुंड्रा है। तो एक तो जो अपने राउंड खेर के लाइफ फॉर्म्स आपने जो पढ़े हैं, रॉन केयर के लाइफ फॉर्म्स हैं, अगर वो आपको क्लियर हैं कि कौन से टर्म का क्या मतलब होता है तो हम आराम से इसको कर सकते हैं, राइट। तो वन थिंग कि हेमी क्रिप्टोफाइट है एंड दिस इज द ये तो केमीफाइट्स हैं, क्रिप्टो हैं, हेमी क्रिप्टो हैं एंड फेनरोफाइट्स हैं, राइट। तो जो चीज़ आपको बिल्कुल आराम से बिना किसी डाउट के ध्यान में रह सकती है, वो तो ये है कि आपको फेनरोफाइट्स का पता होना चाहिए कि दीज आर द प्लांट्स जो अपनी पेरिनेटिंग बर्ड्स को या जो उनके प्रोप्यूल्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छी हाइट के ऊपर प्रोटेक्ट करते हैं। एक सफिशिएंट हाइट का मामला होता है, और सफिशिएंट हाइट का मतलब ये होता है कि पौधे लंबे होने चाहिए, तो इट मीन्स देयर शुड बी ट्रीज, राइट। तो यहाँ जो कम्युनिटीज हैं कि ग्रासलैंड में ट्रीज ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, सेमी डेजर्ट में ट्रीज नहीं मिलेंगे आपको, टुंड्रा में नहीं मिलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, राइट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन कि थर्ड में हमारे पास डी आना चाहिए, राइट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के साथ में आप डी को सेलेक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट में जो डी है, सॉरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो थर्ड है, थर्ड में जो डी है, राइट, थर्ड में डी आपके पास यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो ये तो अच्छा है, CSIR का मामला ना, इसलिए वो इतनी आसानी से आंसर यहाँ से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आप नेक्स्ट मूव कर लीजिए कि अगर हम बात करें कि हमारे जो टुंड्रा होते हैं, टुंड्रा को देख लीजिए। टुंड्रा एक स्पेसिफिक बायोम है जहाँ पे साल के मोस्टली टाइम जो परमाफ्रॉस्ट है उसके रूप में बर्फ़ जमी रहती है, सोइल के ऊपर बर्फ़ जमी रहेगी, और केवल छोटी सी जो गर्मियाँ आती हैं वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, उनके अंदर केवल वो बर्फ़ पिघलती है और वहाँ पे प्लांट्स हैं वो दोबारा से उनमें स्प्राउटिंग आती है। तो यहाँ से आपको कई सारी बातें पता लग जाएंगी कि उनके पेरेंटिंग बर्ड्स हैं वो कहाँ पे होने चाहिए। तो ज़्यादा नीचे होंगे तो छोटी सी गर्मी में जो सहूलियत आई है उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, और ज़्यादा नीचे का मतलब तो क्रिप्टो होता है, और बिल्कुल सतह के पास में जो छिपा हुआ होता है वो क्रिप्टो का आधा यानी कि हेमी क्रिप्टो हो जाता है। तो टुंड्रा में हेमी क्रिप्टो कंडीशन होनी चाहिए। तो इट मीन्स जो फोर्थ है वहाँ पे आपको सी मिलना चाहिए। तो फोर्थ में सी देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फोर्थ में डी तो फेनरो तो हो ही नहीं सकता, तो आप इसको तो कैंसिल कर दीजिए कि ये तो होगा ही नहीं, राइट। और फोर्थ में सी आपको यहाँ भी दे रखा है, तो ये भी सही है। तो थर्ड में डी को लेकर के 3 ऑप्शन हमारे पास थे, और फोर्थ में सी को लेकर के ये 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देन जो नेक्स्ट अपन लेना चाहें कि यू हैव 2 थिंग्स कि ड्राई ग्रासलैंड और सेमी डेजर्ट, राइट। तो अगर हम बात करें ड्राई ग्रासलैंड की, तो ड्राई ग्रासलैंड का मतलब क्या है कि जो ट्री हैबिट है वो आपको नहीं मिलने वाली, वहाँ पे ग्रासेज हैं वो मिलेंगी, और ड्राई का मतलब ये है कि वहाँ पे जो रेनफॉल है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही हो रहा होगा, यानी कि जो केवल रेनी सीजन है उसमें बारिश होगी, उसी में ग्रासेज फ्लोरिश करेंगी, उसके बाद में ग्रासेज सूख जाएंगी, और अगली रेनी सीजन आते ही उनको दोबारा से बहुत जल्दी से ग्रोथ करनी है, तो वो अपने पेरेंटिंग बर्ड्स को दो चीज़ें, एक तो वहाँ पे ग्रासलैंड है तो ग्रेजर्स होंगे, तो ग्रेजर्स घासों को खाना चाहेंगे तो वो ड्राई होने पे खा भी लेंगे उनको। जब ग्रास ग्रीन है तो भी उसको ग्रेज करेंगे, और सूखी ग्रासेस को भी ग्रेज करेंगे, तो ज़मीन से ऊपर का भाग पौधा बचा ही नहीं सकता। बचाने के लिए उसके पास ज़मीन से नीचे के भाग रहेंगे, और वो भी बहुत नीचे नहीं ले जा सकता क्योंकि रेनी सीजन आते ही उनको दोबारा से ग्रो करना है। तो वहाँ पे भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जस्ट लाइक टुंड्रा जैसी ही होनी चाहिए कि वो हेमी क्रिप्टो ही होनी चाहिए, कि ज़मीन से जस्ट ठीक नीचे वो अपनी बर्ड्स को छिपा दें, और जैसे ही रैन आए दोबारा से स्प्रॉटिंग करें। तो फेस्ट में भी सी होना चाहिए, राइट। तो फेस्ट में सी की बात करें तो फेस्ट में सी आपके पास यहाँ पे है, बाकी जगह पे नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए कि थर्ड भी सही जा रहा था, फोर्थ भी सही जा रहा है, फिफ्थ भी सही जा रहा है, तो चांसेस यही है कि यही आंसर हो जाना चाहिए। ओके, देन हम नेक्स्ट और देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप को भी। ओके, तो दीज आर सेमी डेजर्ट, और जो सेमी डेजर्ट कंडीशन है, सेमी डेजर्ट कंडीशन का मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे सूखा भी है और कंडीशंस है वो जैसे एरिडिटी है वो उतनी ज़्यादा भी नहीं है और बिल्कुल से जो एडिक्वेट मॉइस्चर है वो भी नहीं है, तो सेमी एरिडिटी सेमी डेजर्ट कंडीशन ऐसा है, तो वहाँ पे जो प्लांट फॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे दैट शुड बी कैमीफाइट्स। तो सेकंड में आपके पास ए आना चाहिए। तो सेकंड में देखिए ए यहाँ पे था, लेकिन केवल ये एक ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे ये चारों कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। तो ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन रहा, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखिए राउंड खेयर के लाइफ फॉर्म्स के ऊपर सी में भी क्वेश्चन आते हैं, बी में भी आते हैं, थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो ट्रॉपिकल क्या है, टुंड्राज क्या है, डेजर्ट क्या है, सवानाज या ग्रासलैंड्स क्या है, कैसी कंडीशन होती है, पौधे को क्या करना चाहिए, अपनी बर्ड्स को कहाँ छुपा सकता है, हाइट ही नहीं है तो कहाँ छुपाएगा, हाइट नहीं है तो वो ज़मीन पे छुपाना चाहेगा, सतह पे छुपाना चाहेगा, प्रेशर देख लीजिए कि ज़मीन के बिल्कुल ऊपर रखे या बहुत नीचे लेकर के जाए, राइट, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन। The following are some of the generalization regarding energy flow in an ecosystem. तो energy flow के लिए कुछ बातें आपको कही गई है कि assimilation efficiency of carnivores is higher than herbivores. So yes, this is correct. कि कार्निवोर्स की एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये सारी एफिशिएंसीज बड़ी होती है, ये बात बिल्कुल सही बात है। और कंजप्शन एफिशिएंसी ऑफ एक्वेटिक हर्बीवोर इज हायर देन टेरेस्ट्रियल। तो जैसे फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन की एफिशिएंसी देखते हैं तो ये बड़ी होती है कि पूरा का पूरा फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन द्वारा कंज्यूम होता है, और ग्रासेस को कोई हर्बीवोर उतना अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाता, तो एक्वेटिक में ये एफिशिएंसी बड़ी ही होती है, तो ये बात भी सही है। वर्टिब्रेट जो है, वर्टिब्रेट बड़ी बॉडी साइज आ जाएगी, उनकी है हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी देन इनवर्टिब्रेट। तो नहीं, जिनकी बॉडी बड़ी होती है उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बड़ी कैसे हो सकती है, उनकी मशीनें बड़ी होती हैं तो रेस्पिरेशन लॉसेज और बाकी लॉसेज बड़े हो जाएंगे, तो दैट शुड बी रॉन्ग, तो ये नहीं हो सकता, तो सी शुड बी इनकरेक्ट। और ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर एफिशिएंसी की, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनर्जी जो जाएगी उसका एफिशिएंसी जो है इज हायर इन टेरेस्ट्रियल, नहीं वो एक्वेटिक में हाई होती है। तो मैराइन लिख दो, एक्वेटिक लिख दो, तो एक्वेटिक में ज़्यादा होती है ना कि टेरेस्ट्रियल में, तो ये हाई वर्ड गलत है, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो करेक्ट बात क्या थी, ओनली ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी सी बात है कि एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल के बीच में एनर्जी ट्रांसफर, इको एनर्जी फ्लो, एसिमिलेशन एफिशिएंसीज वगैरह, ये छोटी छोटी बातें जो बार बार पूछी जाती हैं, आपको पता रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, देन दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट, कि आपको ये दिखाना था या वर्कर ये चाहता है कि बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, कि अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनका अपना अपना साइक्लिंग होता है और वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाइन्स हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जिनके साथ में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया एसोसिएट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाइन्स का मतलब ये लताएं होती हैं। दिस इज द गैलेक्टिया स्पीसीज। तो पर्टिकुलर प्लांट है जो वाइन है, क्लाइंबर जैसा है, और जड़ों के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन उसके साथ में एसोसिएट है, तो ये आपको एक स्पीसीज देगी, ठीक है। वर्क ग्रोन, आपने इसको उगाया इन प्लॉट्स, ठीक है, कुछ एरिया थे प्लॉट से उन्होंने उगाया अंडर नॉर्मल लेवल्स ऑफ CO2, तो उसको तो हम कंट्रोल बोलेंगे। तो कंट्रोल कंडीशन का मतलब कि CO2 का जो लेवल है वो नॉर्मल रखा, कि नॉर्मल CO2 जो भी एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन है उस पर ग्रो कर रहा है, एंड अंडर आर्टिफिशियली एलिवेटेड एटमॉस्फेरिक CO2,
और एक्सपेरिमेंटल में हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटल में हमने CO2 के लेवल को जानबूझ के हाई कर दिया। तो कुछ पौधों को हमने नॉर्मल CO2 लेवल पे ग्रो कराया, वो कंट्रोल है, और कुछ एक को हमने जानबूझ के ज़्यादा CO2 दी और ऐसी कंडीशन में ग्रो कराया, वो एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटल पौधों को ज़्यादा CO2 दी गई, बस इतनी सी बात है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड CO2 लेवल, कि ज़्यादा CO2 देने से क्या फ़र्क पड़ा, किस पे, ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे क्या फ़र्क पड़ा, उसको हमने मेजर किया। वाज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो CO2 का जो लेवल था, एलिवेटेड लेवल, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, उसको आपने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट के बाद में, यानी कि 7 ईयर्स, ठीक है। प्लॉट ए, यहाँ पे आपको ये बताया गया। तो प्लॉट ए को देख लीजिए कि दिस इज द ईयर, एक्सपेरिमेंट का पहला साल, दूसरा, तीसरा, ऐसे 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट रहा है। और एलिवेटेड CO2 इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि CO2 जो आपने बढ़ी हुई एक्सपेरिमेंटल पौधों को दी, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, एज परसेंटेज ऑफ बेस लाइन, कि जो नॉर्मल लेवल होता है, जो बेस लाइन होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, उसकी तुलना में ये कैसा था। तो देखिए शुरू में तो काफ़ी अच्छा था, कि स्टार्टिंग में जब आप ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये कहाँ हो रहा है, जब आप CO2 काफ़ी ज़्यादा जानबूझ के दे रहे हैं, कि हाई CO2 लेवल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, उसका CO2 वाले लेवल से क्या रिलेशन है या नहीं, वो आपको इस ग्राफ से देखना है। देखिए जब आपने हाई CO2 ले लिए, तो आप, ये तो कंटिन्यूस कंडीशन है कि आपने एक्सपेरिमेंट में जानबूझ के ज़्यादा CO2 पौधों को दे रखी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बैच है पौधों का, ओके। और हमें यहाँ पे ऑब्जर्व क्या हो रहा है, ऑब्जर्व ये हो रहा है कि शुरू में देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एज परसेंटेज ऑफ बेस लाइन, देखिए नाइट्रोजन बहुत बड़ा है, फिर ये कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, और फिर ये इंक्रीज हुआ, यानी कि एक ट्रेंड है इसमें, कि पहले इसमें डिक्रीजमेंट है, दिस इज द डिक्रीजमेंट, लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार डिक्रीज हो रहा है, बाद में ये राइज भी हो रहा है, राइट। तो स्टार्टिंग में डिक्रीज है, काफ़ी अच्छा लेवल था, फिर इसमें ड्रॉप है, और बेस लाइन के नीचे जाने के बाद में वापस इसमें राइज भी है, राइट। तो ये तो आपको प्लॉट 1 से बातें समझ में आ गई, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, ये जो Fe एंड मोलिब्डेनम होता है, ये दोनों ही नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स से जो काम करता है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स काम करता है, उस नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के ये कंपोनेंट्स हैं, कि वहाँ पे मेटल कोफैक्टर्स के रूप में काम करते हैं। तो जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, वहाँ पे फेरस और मोलिब्डेनम है, उनका एज ए मेटल कोफैक्टर रोल होता है, जो प्लांट फिजियोलॉजी से हमें पता होता है कि मेटल कोफैक्टर हैं, कि मशीन जब काम करेगी तो उनको ये एटम्स जो Fe++ और मोलिब्डेनम है, इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको हमने चेक किया, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कि कितना आयरन है, कितना मोलिब्डेनम है, और इसको आप चेक कर रहे हैं इन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वर क्वांटिफाइड, कि आपने चेक कर लिया और आपने उसकी जो वैल्यू है, मात्रा है, उसको क्वांटिफाई कर लिया एट द एंड ऑफ स्टडी। तो आफ्टर 7 ईयर, एंड ऑफ स्टडी का मतलब आफ्टर 7 ईयर, कि जब 7 साल पूरे हो जाते हैं, तो आफ्टर 7 ईयर पौधों की पत्तियों में कितना आयरन है, कितना मोलिब्डेनम है, इसको हमने चेक किया, और ये चीज़ें हमें प्लॉट नंबर 2 में दी हुई है, ओके। तो दिस इज द प्लॉट 2। देखिए जो ब्लैंक बार है, वो कंट्रोल प्लांट की है, कि जिनको आपने CO2 का हाई लेवल नहीं दिया, वो कंट्रोल वाले पौधे थे, और जिनको आपने CO2 के एक्स्ट्रा डोज देकर के एक्सपेरिमेंट कराया, वो एक्सपेरिमेंटल पौधे। तो एक्सपेरिमेंटल जो बार हैं, वो डार्क करके दिखाई हुई है। तो आयरन को देख लीजिए कि आफ्टर 7 ईयर, ये कॉन्सेंट्रेशन पत्तियों में आपने चेक की है, और एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाने के बाद, यानी कि आफ्टर 7 ईयर क्या हालत है हमारे मेटल कोफैक्टर की, उसको हमने पत्तियों में चेक किया, और उसकी मात्रा है वो हमने यहाँ पे बार ग्राफ के रूप में बता रखी है।
तो पत्ती का जो फ्रेश वेट है कि 1 ग्राम पत्ती में कितने मिलीग्राम आयरन है, कितने नैनोग्राम मॉलिब्डेनम है, उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। तो देखिए अगर हम आयरन की बात करें तो इसका लेवल जो नॉर्मल पौधों में था उससे कम है, और जो मॉलिब्डेनम है उसको भी देखें तो वो एक्सपेरिमेंटल पौधों में जो नॉर्मल पौधे थे कंट्रोल वाले उनसे कम है, राइट। तो ये बातें हमने दोनों प्लॉट से देख ली, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमें बात ट्यूशन के लिए चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस की कुछ बातें आपने एज ए निष्कर्ष नीचे दी हैं, कैन नॉट बी मैड, कि ये बात इस ग्राफ से नहीं निकाली जा सकती, कैन नॉट बी मैड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 करके इनको देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि डिक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, ये प्लॉट 1 में दिया हुआ था, कोरिलेट्स विथ डिक्रीज्ड लेवल ऑफ लीफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम। यस, एक्सपेरिमेंट के बाद में ये डिक्रीज हुआ, जिस समय पे प्लॉट 1 में हमारा ग्राफ नीचे जा रहा था, सेम उसी समय पे हमें पता है कि लास्ट में पत्तियों में मॉलिब्डेनम भी कम हो गया, आयरन भी कम हो गया, तो ये चीज़ें तो सही है। और जो ये दोनों न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए ज़रूरी है, तो ये लाइन तो फालतू है, इसको तो हम वैसे भी जानते हैं, तो इसको तो आप दिमाग से हटा सकते हैं। तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ये आपको प्लॉट ए से दिखना चाहिए। क्या उसका सीधा सीधा रिश्ता है डिक्रीज लेवल ऑफ, ये बातें आपको यहाँ से दिखनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये तो है ही रिश्ता, तो दिस इज करेक्ट वन, ये तो करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एन इनिशियल एक्सपोजर टू एलिवेटेड CO2 इंक्रीज, इनिशियल एक्सपोजर का मतलब शुरू का पहला दूसरा जो साल था, इनिशियल तो वही है कि 7 साल के एक्सपेरिमेंट में शुरू के साल इनिशियल होंगे। तो एन इनिशियल एक्सपोजर टू एलिवेटेड CO2 इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दीज प्लांट, यस, बेस लाइन से काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि शुरू के सालों में तो जितना नॉर्मल होता है उससे बहुत अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने उसमें ग्राफ के अकॉर्डिंग निकाला है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। There is a continuous decrease in nitrogen fixation due to elevated CO2 treatment। तो ये बात आपको ग्राफ प्लॉट ए में दी हुई है, और प्लॉट ए में हमने देखा था कि हमारा जो ग्राफ है वो पहले नीचे आता है बाद में ऊपर बढ़ता है। तो कंटिन्यूस डिक्रीज जो था वो कंटिन्यूस डिक्रीज यहाँ तक तो है, लेकिन 6 to 7 ईयर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है, वहाँ पे वापस राइज हो रहा है। तो यहाँ जा करके कि हमेशा ही आपको ये कंटिन्यूस डिक्रीज मिलेगा, तो कंटिन्यूस केवल 1 to 6 ईयर्स में तो है, लेकिन पूरे एक्सपेरिमेंट में नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ जा करके गलत हो जाती है, राइट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लें कि प्लांट्स एक्सपोज टू कंटिन्यूस एलिवेटेड लेवल्स ऑफ CO2 हैड लोअर लेवल्स ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम इन देयर लीफ। तो यस, ये बात तो बिल्कुल यही बात है जो यहाँ से आपको दिखती है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो कैन नॉट बी इंफायर्ड जो गलत बात थी जो इससे नहीं निकाली जा सकती वो यही था, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ग्राफ वगैरह ये क्वेश्चन है, इनको आप दोबारा तसल्ली से कीजिएगा, और थोड़ा सा क्या है कि ये अच्छे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से आपको मैटर क्या है वो तो समझ में आता ही आता है, और ज़्यादा कुछ डिजाइनिंग जब क्वेश्चन में की जाती है, ज़्यादा पार्ट्स उसके बनाए जाते हैं, अलग अलग बातें उसमें डाली जाती हैं, तो उनको आपस में कोरिलेट करके सारे को एक साथ कैसे अपन होल्ड करें क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन पे हमारी एक साथ कमांड कैसे आएगी, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियसली दोबारा से रिपीट करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। ओके, देन दिस इज द नेक्स्ट वन कि ये मैचिंग जैसा ही क्वेश्चन है कि इन्वेजिव प्लांट्स को लेकर के क्वेश्चन है। तो इन्वेजिव प्लांट आपको यहाँ दिए हुए हैं और वो कौन से हैबिटाट को इन्वेड करते हैं, राइट। तो आइकोर्निया ये जलकुंभी है, तो एक्वेटिक हैबिटाट के लिए होना चाहिए, ये तो काफ़ी सिंपल सी बात है, राइट। लांटाना कैमरा जो अपने यहाँ पे नॉर्मली ग्रो करता है कि हल्का सा जो बात करें तो जहाँ पे नमी ठीक ठाक सी होती है वहाँ पे ये आराम से ग्रो कर सकता है। तो एडिक्वेट या सिंपल जो मतलब कि हल्का फुल्का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें आराम से ग्रो कर जाएगा। प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा ये जैसे कि ये तो हम एक वीड के रूप में जानते हैं कि जो विलायती बबूल है उसको बोला जाता है। तो ये काफ़ी ड्राइड जो हैबिटाट होते हैं
काफ़ी कम नमी वाले उसमें आराम से ग्रो कर, यहाँ पे मीडियम जैसा आप ले सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर के एंगल से देखें तो इसको खूब सारा पानी चाहिए, आइकोनिया को यहाँ ठीक ठाक सा चाहिए, यहाँ पे कम पानी में भी आराम से ये इन्वेड कर सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ये आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो देखिए वेटलैंड्स वो है जहाँ पे खूब पानी है, एरिड एंड सेमी एरिड यहाँ पे पानी कम है, ड्राई एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ड्राई है लेकिन मॉइस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो यहाँ पे नमी अच्छी है। तो लांटाना कैमरा आपका यही होना चाहिए, और जिसको पानी ज़्यादा चाहिए वो यहाँ होना चाहिए। तो ए में थर्ड आना चाहिए, बी में सेकंड आना चाहिए, और 100 पीस के लिए सूखा ठीक है, ये सूखे में ग्रो करेगा आराम से। यस, इसमें फर्स्ट आना चाहिए। तो ए में थर्ड, बी में सेकंड एंड सी में 1। अच्छा से आप ऑप्शन नंबर थर्ड को निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ओके ठीक है, ओके देन दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है कि इनकॉर्पोरेटिंग, कि आपने ऐड किया है एडिशनल, एक्स्ट्रा इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो चीज़ें प्रभाव डालती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, इनटू द लोटका वोल्टेरा प्रे प्रेडेटर मॉडल। तो प्रे प्रेडेटर जो मॉडल है कि हमने यहाँ पे प्रे एंड प्रेडेटर को लेकर के अगर हम लोटका वोल्टेरा को जाएं तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और डाली गई है, यानी कि प्रे प्रेडेटर इतना ही नहीं है, कुछ और बातें भी इसमें ऐड है, राइट। तो ये मैसेज तो यहाँ का रहा। तो उससे प्रभाव पड़ेगा, कैन चेंज द प्रेडेटर आइसोक्लाइन। तो प्रेडेटर का जो आइसोक्लाइन है कि प्रेडेटर का जो पॉपुलेशन साइज है कि उसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी, प्रेडेटर का नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो प्रेडेटर की आइसोक्लाइन से बातें थी, उसमें चेंज होगा कि नहीं होगा वो इस बातों के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, राइट। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझनी है कि हम काम कैसे करें क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को प्रॉपर होल्ड कैसे करेंगे, पकड़ के कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि आपको क्या दिया हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा बातें आएंगी, उनका प्रीडेटर के नंबर बढ़ने के साथ में कोई चेंज है, उस चेंज से उनका कोई लेना देना होगा, ठीक है। तो आपको नीचे गिवन बिलो आर द 3 स्टेट स्पेस ग्राफ। तो लोटका वोल्टेरा मॉडल में जो हम ग्राफ बनाते हैं उनको अपन स्टेट स्पेस ग्राफ ही बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 आपको दिए हुए हैं ए बी सी, रिप्रेजेंटिंग जहाँ पे वो आपको दिखा रहे हैं मॉडिफिकेशन कि आपने क्या चेंज किया, ठीक है ना, जो एडिशन किया तो उससे क्या चेंज किया है, ऑफ प्रेडेटर आइसोक्लाइन। तो प्रेडेटर के आइसोक्लाइन में क्या चेंज हुआ है वो आपको ए में क्या हुआ है वो भी बताया, बी में क्या हुआ है वो भी बताया, और सी में क्या हुआ है वो बताया हुआ है, ठीक है, ड्यू टू इकोलॉजिकल फैक्टर्स लिस्टेड बिलो। तो ये फैक्टर्स हैं कि आपने एक्स्ट्रा जो ऐड किया है वो यहाँ पे, राइट। और इन एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स से आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा ये हमारे ग्राफ में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि चीज़ें क्या हैं, तो फ़र्क कैसा पड़ेगा वो हमें समझ में आ जाएगा। विक्टिम 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 का मतलब तो अपराधी होता है। देखिए यहाँ पे प्रीडेटर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, इसको हमें ग्राफ में बताया हुआ है, इन ग्राफ प्रेजेंटेशन है तो। और प्रीडेटर के लिए जो विक्टिम है वो प्रे है, कि वो प्रे को कैप्चर करता है, ठीक है। तो अपराधी जैसा जो बात है वो प्रे के लिए लागू है, कि विक्टिम का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट प्रे, कि प्रे अबंडेंस नंबर ले लीजिए आप, कि प्रे का जो पॉपुलेशन साइज है, प्रे का जो नंबर है, एक्टिंग एज प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी, कि विक्टिम को अगर आपने अबंडेंस उसका लिया कि नंबर ऑफ प्रे आपने बढ़ाया, तो एक्टिंग एज प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी, की जो प्रेडेटर का जो कैरिंग कैपेसिटी है कि उसके लिए वो काम करेगा। तो यहाँ से आपके पास एक मैसेज है कि अगर प्रे ज़्यादा होंगे तो ओबियसली प्रेडेटर का नंबर है वो बढ़ेगा, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन आना चाहिए। ये जो स्टडी स्टेट में जो 1 सेकेंड है,
आगे बढ़। हाँ फिर वो दूसरी आई थी वो राजस्थान वाली। हाँ नहीं अच्छी चलती है, मतलब थोड़ा अच्छा। नहीं वो थोड़ी ठीक लगती है, सर्विस बढ़िया होती है। पैसे पैसे भी कम है, 70 रुपये देते हैं। तो मैं देखा वो सर ने बोला तो था, लेकिन वो निकल गया तो निकल गया तो निकल गया। नहीं वो रुकते भी थोड़ा कम नहीं है। तो सुबह वाला तो वही रखना तुमको 850। 850 डिपो से निकलती है। डिपो से बस ये मानो कि आधा मिनट की दूरी है, या आधा मिनट 1 मिनट मान लो। हाँ वही चाहिए ना फिर अपने को। आते वक्त में जो भी सिचुएशन रहेगी देख लेंगे, और क्या आ जाए कोई। हाँ तो वो देख लेंगे, तो जो भी व्यवस्था देखेंगे। हाँ बस और क्या, देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकलने का वही रख लेते हैं बस। परसों का तो देखते हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि मैं एक्टिवा ले रहा हूँ, मुझे दिक्कत लगेगी गाड़ी का बेच सारी दिन गाड़ी कर लेंगे जो भी। चलो नहीं तो वो फिर उनमें फिर जाएंगे, तो वो उनकी मैडम की ड्यूटी है या नहीं है, वो उस हिसाब से ड्यूटी दे सकते हैं। हाँ फिर वो तो फिर अपने साथ बात तो अपनी देख लेंगे फिर क्या आता है, ड्यूटी पे चल पड़ेंगे। हाँ ये भी हो सकता है, वो कल कल डिसाइड हो जाएगा। आज देख लेंगे और बस 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 और क्या ये करना एक बार कल का कराते हैं। चलो तो फिर कल सुबह वाला वही रखना करेगा, वैसे करना है। बस बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो फिर कल देखते हैं फिर मैं। ठीक है सर, ओके। ओके विजिबल है ना आपको? हेलो यस ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई थी हमारे ना कि विक्टिम को बढ़ाएंगे तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। और देन नेक्स्ट था कि अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट प्रे उसको भी ये हमारा प्रेडेटर कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे बात करें कि अल्टरनेट का मतलब ये जो हमारा मैन प्रे है वो तो है ही है, और उसके साथ में एक एक्स्ट्रा अल्टरनेट और आ गया, तो बेटर हो गया कि हमारे प्रेडेटर को जो चाहिए वो भी है और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा भी उसको मिल गया। तो यहाँ अच्छा और अच्छा हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी या नंबर बहुत अच्छे से इंक्रीज करेगा, तो ये चीज़ हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। और फिर ये था कि प्रेडेटर की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिटरमाइन हो रही है, डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स अदर देन विक्टिम अबंडेंस, कि प्रे के अलावा, कि प्रे से कोई कनेक्शन नहीं है, अदर देन डिटरमाइंड बाय अदर देन विक्टिम। तो प्रे प्रे विक्टिम है यहाँ पे, तो प्रे से कोई लेना देना नहीं है, तो प्रे को हम कम ज़्यादा करें उसका कोई फ़र्क नहीं है, कोई और ही चीज़ें फ़र्क डालेंगे तो हमें इसमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए। राइट, अब हम हमारे ग्राफ को देख लेते हैं, जो हमारे स्टेट स्पेस ग्राफ बनाए हुए हैं। ओके देखिए ये जो पहला ग्राफ है हमारे पास, अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें, ए की बात करें,
तो ए में देखिए नंबर ऑफ विक्टिम को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ प्रेडेटर की जो पॉपुलेशन साइज है उस पर जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो नंबर ऑफ विक्टिम को हमने बढ़ाया, जैसे ये जो लाइन है इसको हम आइसोक्लाइन लाइन के रूप में लें। नंबर ऑफ विक्टिम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको दिखाया हुआ है, वाई के ऊपर नंबर ऑफ प्रेडेटर आपको दिखाया हुआ है। तो विक्टिम को हमने जैसे ही बढ़ाया, पहले जो लाइन थी वो इस प्रकार से थी और नंबर ऑफ विक्टिम जैसे हमने बढ़ाया तो ये लाइन है वो इस प्रकार से चेंज हो रही है। ओके, अगर हम बी को देखें तो नंबर ऑफ विक्टिम्स को हम जब यहाँ पे ले रहे हैं और नंबर ऑफ प्रेडेटर पॉपुलेशन हम यहाँ वाई पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पैटर्न था आइसोक्लाइन जो लाइन थी वो यहाँ के बाद में अचानक से बढ़ी है, राइट, इस पॉइंट के बाद में। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि नंबर तेजी से बढ़ जाए? तो नंबर प्रे का नंबर कब बढ़ सकता है? प्रे का नंबर तब बढ़ सकता है प्रे के लिए बहुत सहूलियत हो गई हो। तो प्रे के लिए सहूलियत क्या है कि उसको प्रेडेटर के लिए सहूलियत क्या है कि उसको प्रे मिल जाए, और अगर उसको प्रे के अलावा कुछ अल्टरनेट और मिल जाए तो अल्टरनेट प्रे भी मिल जाए और नॉर्मल प्रे भी मिल जाए, तो ये तो इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यस, ये चीज़ आपको यहीं इसके लिए लेकर के जा रही है। और डिस्वन सी को देख लीजिए कि नंबर ऑफ विक्टिम हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रे का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट था उसके लिए होना चाहिए कि बिल्कुल लगभग सेम बात है कि जितना हमने नंबर ऑफ विक्टिम बढ़ाया उतना ही हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रे है वाई एक्सिस के ऊपर वो बड़ा हो जाता है। तो सी के लिए तो जो पहली स्टेटमेंट थी वो आनी चाहिए, बी के लिए जो सेकंड बात थी वही आनी चाहिए। और यहाँ पे आप उस चीज़ को नहीं समझा पा रहे कि आपने प्रे को बढ़ा करके देख लिया, नंबर ऑफ विक्टिम बढ़ा करके देख लिया, लेकिन आइसोक्लाइन लाइन है वो तो यहाँ फ्लैट हो गई। पहले तो ये चीज़ यहाँ पे थी लेकिन बाद में देखिए लाइन फ्लैट हो गई ना। तो ये फ्लैट जो हो गई है ये कारण आप अल्टरनेट प्रे से या प्रे का नंबर बढ़ाने से उसे नहीं समझा सकते। तो यहाँ पे कोई और चीज़ काम कर रही होगी, तो कोई अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये बातें आपको थर्ड में दी हुई थी, तो ए में आपके पास थर्ड स्टेटमेंट आना चाहिए। तो ये देखिए ए में थर्ड आना चाहिए आपके पास, बी में सेकंड आना चाहिए और सी में फर्स्ट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ सकते हैं? मेघना क्लियर है ना? यस सर। बस देखिए क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ बातें होती नहीं है, बस ये था कि भाई जो ड्रा किया हुआ है और जो बताया गया है वो आप इसमें कैसे ढूंढ पा रहे हो, बस इतनी सी बात होती है। ग्राफिकल क्वेश्चंस में सब में ऐसा ही कुछ होता है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन इसीलिए कंफ्यूजन करते हैं, जब तक आप उन पर काम नहीं कर लेते या उनको एक बार अच्छे से उनको पूरा समझ नहीं लेते तब तक वो चीज़ें आपकी हैबिट में भी नहीं आती और उन पर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। जब कर लेते हैं और होने लग जाता है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और अच्छी बात ये होती है कि ये जब भी आएंगे तो 4 नंबर के लिए आते हैं, तो फ़ायदा बड़ा देके जाते हैं ना, वो भी तो अपना एक प्लस पॉइंट है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स इन ए पॉपुलेशन शो टू फॉरेजिंग। फॉरेजिंग का मतलब दाने चुगने के लिए जो इधर उधर भटकना होता है, फॉरेजिंग, फूड की तलाश में इधर उधर सर्चिंग में जाना। उनके फिनोटाइप्स हैं, फिनोटाइप ए एंड बी। तो बर्ड्स ऑफ फिनोटाइप ए सर्च, अटैक एंड कैप्चर प्रे। तो ए वाले क्या करते हैं, अपना खाना क्या है उसको ढूंढते हैं, उस पर अटैक करते हैं और उसको कैप्चर करते हैं, ए वाले। वाइल बर्ड्स ऑफ फिनोटाइप बी, ये जो बी करैक्टर जिनके हैं वो क्या करते हैं सर हाँ सर ये जो लास्ट क्वेश्चन में ना ये सेकंड वाला जो ऑप्शन था ना,
उसमें सर ये ट्रिक लगाई थी कि अबव जो एसिड लाइन होते हैं वो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है और बिलो जो एसिड लाइन होगा वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो सर ये सब पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं देखो, आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो हम एरो लेते हैं ना, एरो का ये डिक्रीजिंग के लिए एरो होते हैं, ये इंक्रीजिंग के लिए एरो होते हैं, ये तो बिल्कुल सेम ही होता है। आपको यस सर। आपको इस क्वेश्चन में इन एरोस को ज़्यादा नहीं देखना था, आपको इस लाइन को देखना था। आइसोक्लाइन जो लाइन थी ना, वो लाइन हमारी देखो यहाँ ऐसे चल रही थी, फिर ये ऐसे बढ़ गई, तो ऐसा क्या हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए आप इस पॉइंट पे थे, फिर ये ऐसे ही बढ़ती जा रही है कि जितना इधर बढ़ा है उतना इधर बढ़ गया, तो ये क्या हो सकता है। फिर आपने देखा इधर विक्टिम बढ़ा के देखा, लेकिन लाइन के ऊपर तो विक्टिम बढ़ा के क्या था कि लाइन के ऊपर हमारा ऐसा कुछ आना चाहिए था, वैसा तो आ ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो ये क्या कारण हो सकता है। तो ज़्यादा ये एरोज इंपॉर्टेंट नहीं थे इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए तो आइसोक्लाइन लाइन को एक्स एक्सिस के ऊपर क्या था उससे कोरिलेट करना ज़्यादा जरूरी था। सर इसी के लिए एसिड लाइन है तो सबके लिए यही मैटर करेगा अगर एसिड लाइन है और एरो पे है तो? देखो दो चीज़ें हैं। आइसोक्लाइन लाइन का मतलब तो ये होता है कि वो आइसोक्लाइन, जैसे आपने इधर इधर जो लिया कि इधर आपने प्रीडेटर लिया और इधर आपने प्रे लिया, राइट। तो आइसोक्लाइन का मतलब होता है कि नो चेंज इन एन, यानी कि dn ओवर dt इज इक्वल टू 0, ये मतलब होता है आइसोक्लाइन लाइन का हर एक पॉइंट। जैसे आपने ये कहा, तो इसका ये पॉइंट आपको ये कहता है कि इस नंबर के ऊपर आप जितने प्रे हैं उससे इतना ही प्रेडेटर का नंबर होगा। ऐसे आप यहाँ देखें तो ऐसा ही होगा, राइट। अगर आप इसमें क्या करते हैं कि प्रे के नंबर को अगर कम कर देते हैं, अगर ये आपकी आइसोक्लाइन लाइन हो और आपने प्रे के नंबर को अगर यहाँ पे रखा, तो इसका मतलब ये जो एरो होते हैं कि आइसोक्लाइन लाइन से नीचे ये जो एरोज हैं ये ग्रोथ को बता रहे होते हैं और ये डिक्रीजमेंट को बता रहे हैं। ये मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपने पॉइंट ले लिया तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आप इस पॉइंट के ऊपर कॉम्बिनेशन देखिए कि इतने प्रे को क्या इतने प्रेडेटर सपोर्ट कर देंगे, नहीं। हमारा ग्राफ क्या कह रहा है, आइसोक्लाइन लाइन तो ये कह रही है कि इसके लिए तो ये पॉइंट सही है, यानी कि इतने प्रे केवल इतने प्रेडेटर को सपोर्ट करेंगे। तो आइसोक्लाइन लाइन का मतलब तो ये होता है, राइट। तो इधर आपको ये बातें ज़्यादा इसलिए अप्लाई नहीं करनी थी क्योंकि आपको प्रे क्या है, पॉपुलेशन क्या है, प्रे को बढ़ाने पे इस पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, प्रे प्लस एक्स्ट्रा प्रे डालने पे इस पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, लाइन हमारी कैसी होनी चाहिए, और कुछ और ही बात हो तो लाइन में क्या होगा। तो और ही बात होगी तो जो अकेले प्रे से और प्रे प्लस अल्टरनेट से जो होता है उसके अलावा कुछ होना चाहिए। तो तीन बातें थी, तीनों बातें आपको उस एंगल से सर्च करनी थी। समझ गए बात को। यस सर, मतलब सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, अगर डॉट वाला हुआ तो उस पे तो अप्लाई होगा ही नहीं। क्या हुआ। अगर ये जो मतलब डॉट वाला अगर आया तो उस पे तो अप्लाई होगा ही नहीं ना एसिड लाइन वाला। डॉट किसके लिए बोल रहे हो। सर ये मतलब जो मतलब अगर एसिड लाइन नहीं आया अगर ये आया जो आपने जो किया है ना ग्राफ में नहीं, डॉट का मतलब तो पॉइंट मतलब। देखो इस ग्राफ, आपका जो भी ग्राफ बनता है ना, इस पूरे ग्राफ में कहीं भी आप कुछ भी पॉइंट लेते हैं ना, तो इसका मतलब जैसे हम हर जगह पे ये लेते हैं कि आप इससे भाई वाई एक्सिस पे देखो कि इसकी क्या वैल्यू है और एक्स एक्सिस पे देखो कि इसकी क्या वैल्यू है। आपने मान लीजिए कि ये एक ग्रासलैंड ले लिया और आपने ये कहा कि यहाँ पे 100 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा, नहीं ये तो एरिया नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे तो दो स्पीसीज लेनी है अपन को। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 जो डियर हैं उनके ऊपर 10 जो टाइगर हैं वो सपोर्टेड है, राइट। तो एक स्पीसीज 1 को मान लीजिए आपने टाइगर ले रखा है स्पीसीज 1, एंड स्पीसीज 2 है वो आपने डियर ले लिया। तो बातें कुछ इस प्रकार से होती हैं कि आपको स्पीसीज 1 जो टाइगर है उसको यहाँ लेना है, ये टाइगर की लाइन है, तो इधर आप टाइगर का डाटा लेंगे। तो हमारा ये कह रहा है कि 10 टाइगर कहाँ सपोर्ट होंगे, हमारा आपने कहा कि ये यहाँ पे 10 वैल्यू है, तो 10 टाइगर कब सपोर्ट होंगे, जब डियर हमारे 1000 हों। तो 1000 जो डियर होंगे
उस समय पे 10 टाइगर सपोर्ट होंगे, ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया। अगर आप ये कहना चाहें कि हम डियर को 800 कर दें तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 800। अब आप इससे इधर जाइए तो ये चीज़ यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि क्या 800 डियर भी 10 टाइगर को सपोर्ट करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इस समय पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो गिरनी चाहिए। आपको ऐसे समझना होता है। और ऐसे अगर आपने टाइगर का नंबर यहाँ पे 6 कर दिया तो क्या 6 टाइगर 100 डियर के साथ में नहीं, उस समय पे डियर का नंबर है वो बड़ा हो जाना चाहिए। तो दैट शुड बी, मान लीजिए कि 1200। तो एट एनी पॉइंट आपने जो लाइन ड्रा कर दी कि आपने ये कह दिया कि ये लाइन इस प्रकार से है, राइट। अगर इससे बड़ा नंबर है तो वो फिर यहाँ हो जाना चाहिए, और इससे छोटा नंबर है वो इसके लिए अप्रोच। ये तो आपने आइसोक्लाइन लाइन किसकी बनाई? स्पीसीज 1 की बनाई, तो उसके अकॉर्डिंग बात कीजिए। अगर आपने ये स्पीसीज 2 की बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग बात कीजिए। अगर आपने दोनों को ले लिया तो आपका वो जो हमने पढ़ा था कि सिनेरियो 3 बन सकता है, सिनेरियो 4 बन सकता है। फिर आप देखिए कि कैरिंग कैपेसिटी किसकी बाहर है, और जो कोफिशिएंट वैल्यूज है उसके साथ में वाई एक्सिस के ऊपर हालत क्या है, एक्स पे हालत क्या है। फिर आप उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन विनर होगा और कौन स्पीसीज हारेगी। तो आइसोक्लाइन का मतलब एक ऐसा पॉइंट है वो, कि आइसोक्लाइन एक लाइन है, उसकी हर जगह एक पॉइंट होती है, और उस पॉइंट के ऊपर आपको ये पता चलता है कि इतने स्पीसीज 1 वाले होने पे इतने स्पीसीज 2 वाले सपोर्ट होंगे, और इससे ऊपर ज़्यादा होने पे उसके अकॉर्डिंग आप एरोज को लगाएंगे। समझ रहे हैं? और इसके लिए आप एक काम करना, इस वीडियो को, जो हमारा ये जो क्लास का वीडियो था ना, उसको दोबारा से समझना, और उसकी स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज जो आपको समझाए थे ना, उस लैंग्वेज को समझने, उसमें मुश्किल से 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, और उस स्टार्टिंग की लैंग्वेज को समझाने में जो बातें थी ना, उनको आप कैच करना कि आइसोक्लाइन लाइन का एक्चुअल मीन क्या होता है, हमें उसमें क्या चीज़ कहाँ से समझ में आने लगती है। ठीक है ना? ओके ना, ठीक है। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन चल रहा था अपना, ठीक है। तो दूसरा जो बर्ड है वो क्या करता है? स्टील करता है, प्रे फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द फिनोटाइप ए। तो चोरी करता है, स्टील फ्रॉम ए। तो ए जो पकड़ता है उसको चोरी करके बी कंज्यूम करता है, बी वाले, ठीक है ना। तो बी ए पे डिपेंड है, ऐसा समझ में आ रहा है। ए एंड बी आर मेंटेन्ड, कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें ए भी है और बी भी है, तो उनका नंबर बना हुआ है, मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशन थ्रू नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि रिलेशन नेगेटिव है कि बी बढ़ेगा तो एक को ही प्रॉब्लम आनी है, तो दिस इज द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। ग्राफ है वो आपको बता रहा है कि फिटनेस ऑफ ए, तो फिटनेस ऑफ ए को आपने डॉट लाइन से बता रखा है, और फिटनेस ऑफ बी को आपने सॉलिड लाइन से बता रखा है, ठीक है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, परसेंटेज वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज की, वो एक ही जो है वो बी में से हम एक ही फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दें कि ए कितना है, तो ए में से जितना टोटल है उनमें से बी को माइनस कर देंगे तो ए मिल जाएगा। ऐसे ही बी कितना है तो टोटल में से ए को माइनस कर देंगे तो बी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी बात है। तो दिस इज फॉर स्पीसीज 1 ए एंड दिस इज फॉर स्पीसीज बी। और नेगेटिव का मतलब ये कि जब हम स्पीसीज बी वालों को बढ़ा रहे होते हैं तो ए वालों का जो फिटनेस है वो गिर रहा होता है, राइट। ये बात हमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट यहाँ से समझ में आ रही है। ओके, फिर हमें करना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज द ग्राफ सपोर्ट, कि ग्राफ से कौन सी स्टेटमेंट है वो सपोर्ट हो रहा है। कि यहाँ पे देखिए ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो 0.6 है ये, 0.6, राइट। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो इक्विलिब्रियम जहाँ पे कि ए एंड बी का यहाँ पे रिलेशन है, लेकिन ये नेगेटिव रिलेशन है, राइट। और ये हमें ग्राफ से समझ में आता है। और दूसरी बात कि ए एंड बी जो नेगेटिव रिलेशन में है उनका एक काउंटर बैलेंस हो जाएगा, कि यहाँ पे काउंटर बैलेंस है उनका,
कि यहाँ पे एक दूसरे को वो काउंटर बैलेंस कर देंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम से अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर देखते हैं तो एक्स के ऊपर फिनोटाइप ए की फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, तो यहाँ से हमने पता लगा दिया कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 0.6। तो ए की फ्रीक्वेंसी 0.6 है तो बी की कितनी होगी, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर, एट इक्विलिब्रियम ए की फ्रीक्वेंसी है 0.6 और बी की फ्रीक्वेंसी है 0.4, राइट, ठीक है। और अब पहला स्टेटमेंट देख लीजिए कि ए आउट कम्पीट बी, क्या ए बी को हरा सकता है, क्या ए विनर बन सकता है क्या? जैसे ही ए बी के द्वारा कंट्रोल होता है, बी ए के द्वारा कंट्रोल होता है, नेगेटिव डिपेंडेंसी है, तो कम्पीट आउट दोनों नहीं कर सकते। तो कम्पीट आउट ये भी नहीं कर सकता, बी भी कम्पीट आउट नहीं कर सकता, तो कम्पीट आउट पे ही बात गलत हो जाएगी। थर्ड में देख लीजिए, ए एंड बी आर बोथ मेंटेन्ड, यस मेंटेन्ड ही है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ये 60% है, ये 40% पॉपुलेशन 60% इसकी है, 40% इसकी है, दिस इज फॉर 60%, दिस इज फॉर 40%, तो दोनों ही पाए जाते हैं, तो मेंटेन तो है ही। तो कम्पीट आउट करते तो एक 100 हो जाता है, एक 0 हो जाता है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये बातें तो गलत ही हो गई थी। तो बोथ मेंटेन, ये बिल्कुल सही बात है। इन द पॉपुलेशन, गुड। द इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी ए की 0.6 एंड बी की 4, यस यही थी, ए की 0.6 एंड बी की 4, तो ये स्टेटमेंट पूरा सही है। ए एंड बी बहुत मेंटेन है, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर फ्रीक्वेंसी ए की 0.9 नहीं, ये थोड़ी है, 0.9 थोड़ी है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से किया जा सकता था कि आपको केवल कुछ भी नहीं हो, सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं हो, तो भी हम केवल ग्राफ देख के बता सकते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो मैंने आपको शेयर किए थे सी सेक्शन वाले, वो सारे हमारे डिस्कस हो गए। तो एक तो आप इनको रिपीट कर लेंगे, और बी सेक्शन के जो क्वेश्चन थे वो आप विद इन 1 और 2 डेज आप उनको कर लीजिए, और साथ में मैं उनकी जो फी है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और फिर आपको जहाँ भी दिक्कत आती है आप पहले उस पर काम कीजिए, और फिर भी लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप उसको फिर मेरे साथ शेयर कर देना, तो उनको हम आगे की क्लासेस जो चल रही होंगी साथ में उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो तो उनका रहेगा। इसके बाद में ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए थे, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 156 जो नंबर लगा रखा है, ओके। तो देखिए बात क्या है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं और उस पर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, हमें लगता है कि ये टॉपिक हमें आ गया, इसके क्वेश्चन करने आ गए, तब दूसरा जो काम स्टार्ट होता है ना, कि एक तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, आंसर करेक्ट आना चाहिए, और दूसरा आंसर जल्दी कैसे दिया जाए, स्पीड कैसे आए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। करेक्ट से आपको मार्क्स मिलेंगे, और स्पीड से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जिससे आप एक्स्ट्रा मार्क बना सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन करके और नंबर आप अपने स्कोर में ऐड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, राइट। तो हम हमारे क्वेश्चन को फटाफट कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना था। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, कि 1 मिनट में आप इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। स्पीसीज 2 विल कम्पीट आउट, ये बता रहे हो, और कोई आंसर देना चाहता है? 1 विल बी विनर, यानी कि ऑप्शन थर्ड, ठीक है। और कोई आंसर? ओके, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी वैसे ही फॉलो करना है। देखिए एक्स हमें विनर उसको विनर बनाना है जिसकी कैरिंग कैपेसिटी कंपटीशन कोफिशिएंट से बाहर होती है, राइट, यहाँ तक बिल्कुल सही है। और ये भी हमें पता था कि एक जो हमारी लाइन होती है कि जो एक्स एक्सिस हमारी होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर ये आएगा, और उसके साथ में एक्स एक्सिस के ऊपर ये आएगा, राइट।
और ये वाई एक्सिस पे आएगा और ये वाई एक्सिस पे आएगा। क्लियर? अगर हम बात करें कि हमारा जो ग्राफ बनता है, अगर हम उस ग्राफ को एक बार बना के देखें तो वो कुछ ऐसा ही बनना है कि यहाँ पे आपको K1 दिस इज 150 ये दिखाना है, इधर आप 160 K2 इसको दिखाते हैं, स्पीसीज 2 को, और K1 को हमें जिसके साथ में कोरिलेट करना होता है कि हमारा जो K1 है वो यहाँ K2 से नहीं जुड़ता है, वो K1 किस से जुड़ेगा, वो जुड़ेगा K2 अपॉन B से। तो K2 अपॉन B है दिस इज 110 K2 अपॉन बीटा, राइट? तो ये इनसे जुड़ने हैं, दिस इज द पॉइंट 150, दिस इज द पॉइंट 110 ऐसे। और इसके बाद में जो दूसरा काम था आपका वो ये था कि जो K2 का पॉइंट है 160 ये K1 अपॉन अल्फा, दिस इज K1 अपॉन अल्फा, दिस इज 170, तो ये इसके बियॉन्ड है। राइट? तो ऐसा होने पे देखिए क्या है, दिस इज K2 एंड दिस इज K1। तो एरो आपके कैसे आने हैं, एरो हमारे बिल्कुल इसी प्रकार से आने हैं। राइट? तो क्या होना है, दिस इज K2, तो ये कौन है यहाँ पे, स्पीसीज 2 है, तो स्पीसीज 2 विल आउट कम्पीट। स्पीसीज 2 विल आउट कम्पीट, और यहाँ पे जो एरो हैं सारे वो ऐसे होंगे। ठीक है, वो आप इन ग्राफ से समझ सकते हैं। अब इतना काम आपको ना करना पड़े, आपको इतना काम ना करना पड़े, इसके लिए आपको क्या देखना है, इसको ये देखना है कि 150 को 110 से देख लीजिए, तो आपको लगता है कि ये हो जाएगा। राइट? और दूसरी साइड में आपको देखना होता है कि आप 160 को 170 से देखिए। राइट? 160 को 170 के साथ में आप देख रहे होते हैं, तो दोनों को फिर आपको कंपेयर करना है बस कि 150 एंड दिस वन एंड 170 एंड दिस वन। तो ये आप या तो ग्राफ बना के समझें, या आप इसको ग्राफ को माइंड में भी बना सकते हैं, फिर आपको दिख जाएगा कि जो आपका 160 है वो 1110 से K2 अपॉन B ये बाहर है। बस ये चीज़ कि आपको इधर का ये मैसेज और इधर का ये मैसेज, तो ये जो आपका कंपटीशन कोफिशिएंट होता है, ये अगर कैरिंग कैपेसिटी से बाहर है तो आप इसको तो ले ही नहीं सकते। इधर आप देख लीजिए कि इधर ये कैरिंग कैपेसिटी बाहर है, तो यस आपका आंसर ये होना है, स्पीसीज 2 विल आउट कम्पीट, विनर ये हो जाएगी। तो ज़रूरी ये था कि आप इन वैल्यूज़ को कुछ भी वैल्यूज एज्यूम कीजिए, और एज्यूम करके आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन से उन पे भी काम कीजिए, और क्वेश्चन के अलावा भी आप जानबूझ के कोई वैल्यू लेकर के और उन पे काम कीजिए, ताकि इन पे स्पीडली काम करना आ जाए। ठीक है ना? तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की, वो ये था कि देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है कि आपको दे दिया कि KA इज इक्वल टू 150 और KB इज इक्वल टू 200। राइट? तो ये तो K1 K2 ही है, तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए ओनली अल्फा एंड ओनली बीटा बताया, तो अल्फा इज इक्वल टू 1.0 एंड बीटा इज इक्वल टू 1.3, तो यहाँ में हमारे पास वैल्यूज कुछ अलग प्रकार से थी बाकी क्वेश्चन से। तो यहाँ हम क्या करें, यहाँ पे हमें काम करना है K1 अपॉन अल्फा, यानी कि आपको करना पड़ेगा KA अपॉन अल्फा। तो KA की वैल्यू देखिए 150 है, अल्फा की 1 है, तो ये आ जाएगा 150। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, दिस इज KA अपॉन अल्फा
so that will be 150, right? ऐसे आपको यहाँ बीटा के लिए करना है कि this will be kb upon beta, so this will be 200 divided by 1.3, so this is around 153 समथिंग कुछ भी होए, तो ये 154 के आसपास आएगा, राइट? तो अब जब वैल्यूज, इसमें एक काम एक्स्ट्रा हो गया था बस कि आपको ये वैल्यूज निकालनी पड़ी, तो ओनली अल्फा ओनली बीटा दिया हुआ था, इसलिए आपको थोड़ा सा काम एक स्टेप इसमें बढ़ गई थी। आपको k1 अपॉन अल्फा एंड k2 अपॉन बीटा ये आपको निकालना पड़ा। अब आपने 150 को, ये 150 एंड 200 को 153 इसके साथ में कोरिलेट करने वाला है, राइट? तो बातें आपने जो थी बिल्कुल उसी प्रकार से आप यूज़ करेंगे, तो आप बना सकते हैं इसका। यहाँ पे आपका जो k1 है दिस इज 150 और जो kb है दिस इज 200 k2। अब आपको दूसरा पार्ट इसमें लेना था कि हमें k1 के साथ में क्या लेना है, दिस इज k1 अपॉन अल्फा, तो ka अपॉन अल्फा दिस इज 150, तो k1 अपॉन अल्फा दिस इज 150 और दूसरा आपके साथ जो आएगा k2 अपॉन बीटा, k2 अपॉन बीटा दिस इज 153, थोड़ा सा बाहर ले लीजिए 153। तो आपको जो काम करना होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप k1 को इससे मिलाएंगे और जो k2 है इसको kb को आप k2 मान लीजिए, दिस विल बी 153, तो दिस इज प्रेशर एंड दिस इज प्रेशर, तो यहाँ पे ये प्रेशर से बाहर है, तो इसकी सीट बी विनर होगी, राइट? तो आप इनको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है? बस ये एक्स्ट्रा बात थी कि आपको जो वैल्यूज थी वो 1.0 एंड 1.3 दे रखी है, तो आप उनको हमारा जो काम हमने जो पिछले क्वेश्चंस में किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करेंगे। तो k1 अपॉन अल्फा एंड k2 अपॉन बीटा ये आपको निकालना पड़ रहा था, बस बाकी काम सेम वैसा ही कि आप उसको ग्राफ में प्लॉट करिए और उसके बाद में उसका आंसर दे दीजिए, ठीक है? दोबारा बोलिए। नहीं, हाँ देखो ये जो रिलेशन था कि x के ऊपर आपको k1 लेना है और k1 को आप जोड़ते किससे हैं, k1 को जोड़ते हैं k2 अपॉन बीटा से, राइट? तो k1 को आप k2 अपॉन बीटा से जोड़ेंगे तो आपको आइसोक्लाइन प्राप्त हो जाएगी। ऐसे आपको क्या करना है, k2 को k1 अपॉन अल्फा से जोड़ना है तो आपको आइसोक्लाइन प्राप्त हो जाएगी। ये आइसोक्लाइन स्पीसीज 1 की है और ये स्पीसीज 2 की है, राइट? तो यहाँ पे हमने ऐसा तो किया, ये आपका k1 था, k1 को आपको जोड़ना है k2 अपॉन बीटा से और ये आपका k2 था, k2 को जोड़ना है k1 अपॉन अल्फा से। वैल्यूज गलत लिख दी क्या अपन ने? समझ में नहीं आ रही। तो k2 अपॉन बीटा देखो आपका 153 आया था, इसको 153 कर लीजिए, ठीक है? और k1 अपॉन अल्फा आपका k1 अपॉन अल्फा ये तो आपका 150 है, तो ये तो 150 रह जाएगा, तो ये लाइन तो ऐसे जुड़ जाएंगे ना। जब आप इसको दोबारा बना दीजिए, नहीं क्रॉस नहीं होगा,
क्रॉस क्यों हो जाएगा? क्यों सर, अगर अलग अलग आएंगे तो कैलकुलेट करना है। देखो एक तो आपके पास 200 है, एक है 153, और आपको इधर आपके पास एक ही वैल्यू है 150, तो आप इसको इससे जोड़ेंगे और आप इसको इससे जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा इससे? एरो तो आपका यही आएगा, ये तो यही आएगा, बस ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगी ये लाइन, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो स्पीसीज 2 ही जीत जाएगी यहाँ पे। आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस मांग रही है, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आपको अगर ये चीज़ क्लियर होगी, देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, K1 K2 में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो इस चीज़ को तो आपको ध्यान ही नहीं देना कि ये कहाँ दिखाए जाते हैं, इनका मतलब क्या है। बाकी आपका काम सिर्फ यहाँ बच रहा है कि आप केवल अल्फा बीटा को क्या है, कहाँ दिखाते हैं, किससे जोड़ते हैं, ये दो बात है, कहाँ दिखाया जाता है, किससे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपका प्लॉट बन जाता है, प्लॉट बनते तो आप बता देंगे आंसर, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन ये डाला हुआ था, तो क्वेश्चन चाहे ये कुछ भी रहा हो, अच्छा ठीक है। देखिए 2 स्पीसीज एम एन, ओके एम एंड ये स्पीसीज एम के लिए है और ये एन के लिए, दिस इज फॉर एन एंड दिस इज फॉर एन, ओके। So ramen occupy the same habitat given below the state graph, which is abundance is m is plotted on the x-axis, y-axis, ठीक है, ये तो हम जानते हैं पहले से, ठीक है। Km कैरिंग कैपेसिटी है, ये अल्फा बीटा ये हम सब जानते हैं पहले से, कि ये सब हमारी थ्योरेटिकल बातें ये हमें पता है। इसने किया क्या है, इसने दो पॉइंट बनाए हैं, एक पॉइंट तो यहाँ पे है दिस इज ए, और एक पॉइंट यहाँ पे है दिस इज बी, ठीक है। और अब आपसे पूछ क्या रहा है, based on the above plot some deductions are made, कि कुछ बातें निष्कर्ष निकाले गए, which of the following statement is incorrect, false बात क्या है। तो ये आपकी स्पीसीज एन की आइसोक्लाइन है और ये स्पीसीज एन की आइसोक्लाइन है, ठीक है, ये बातें होगी। एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ द स्पीसीज एम एंड एन इंक्रीज, तो ये तो दोनों से नीचे है, तो ये भी इंक्रीज होंगे, ये इसको पहुंचेंगे और ये इसको पहुंचेंगे, तो ए एंड बी दोनों इंक्रीज होंगे यहाँ पे, ये बात तो सही है। एट पॉइंट बी, यहाँ की बात करें, एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एम इंक्रीज, तो पॉइंट बी के ऊपर एम इंक्रीज थोड़ी हो सकता है, एम का तो इसमें हाँ एम तो इंक्रीज ही होगा, ये इसके लिए रीच करेगा क्योंकि ये पॉइंट एम का है। वाइल दैट ऑफ द स्पीसीज एन डिक्रीज, यस ये एन अपनी इस लाइन की तरफ जाएगा तो इसमें डिक्रीजमेंट ही आएगा, तो ये बात सही है कि एम इंक्रीज होगा और एन डिक्रीज होगा। और एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन इंक्रीज, एन तो डिक्रीज होगा यहाँ पे क्योंकि इसके बाहर था ना, इसकी आइसोक्लाइन तो यहीं रहेगी एन वाली, तो इससे बाहर था तो ये इंक्रीज कैसे हो सकती है, तो ये बात गलत है। और अल्टीमेटली स्पीसीज एन विल बी एलिमिनेटेड, कि एन हट जाएगी, यानी कि एम है वो विनर होगी क्या, तो देख लीजिए दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी, इसकी एम के बाहर है, इसके अंदर है, राइट, तो एरो तो आपका यही बनना है, तो विनर तो एम ही होगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत बात ढूंढनी थी तो ऑप्शन नंबर 3 आपके पास गलत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इनको समझ जाते हैं उसके बाद में तो कहीं भी पॉइंट है तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं ना, क्लियर। चलो ठीक है, एक ही क्वेश्चन डाला था आप लोगों ने, ओके देखिए इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पे तो आपको एनवायरनमेंट का ग्रेडियंट दिया हुआ है, यहाँ पे अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल,
कि नंबर देख सकते हैं कि नंबर है ना, और द फिगर अबाउट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 प्लांट स्पीसीज। तो 1 से लेकर के 10, 1 2 3 4 5 6 7 ये 10 स्पीसीज, और किसका कितना नंबर है वो वाई एक्सिस से आपको दिख जाएगा। और कितने, जैसे स्पीसीज 1 है तो स्पीसीज 1 देखिए कि नंबर तो इसका यहाँ है, और एनवायरमेंटल कंडीशन ये इतनी कंज्यूम कर रही है कि इस प्रकार की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें ये एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे स्पीसीज एक बार इसको पूरा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सही समझ में आ जाएगा। अब स्पीसीज 2 को देखिए, स्पीसीज 2 है वो देखिए ये एनवायरमेंट इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला। स्पीसीज थर्ड भी इनको ओवरलैप कर रही है, फिर फर्दर ऐसे ओवरलैप भी है, कुछ पार्ट पुराने जैसा, कुछ नया हैबिटाट एनवायरमेंटल कंडीशन, ऐसे आप इनको जोड़ते रहेंगे। ठीक है। दैट ग्रो अलोंग ए रेगुलर एनवायरमेंट ग्रेडियंट, कि एनवायरमेंट यहाँ से यहाँ तक बदल रहा है, ग्रेडियंट है एनवायरमेंट का। ठीक है। सच एज डेप्थ ऑफ द वाटर लेवल इन ए रिवर, कि जैसे आपने ले लिया कि कोई नदी में पानी की जो गहराई है उसको आपने एज ए एनवायरमेंट कंडीशन ले लिया, तो गहराई और कम और कम और कम ऐसे होती जा रही है, तो वो वाई एक्स एक्सिस पे दिखा रखी है। राइट, तो नंबर कैसे चेंज हो रहा है वो वाई पे दिख रहा है, एनवायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है वो एक्स पे दिख रहा है। ऑल अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो सेम है, कि आप केवल पानी कम हो रहा है उसको एक्स पे देख लीजिए, और बाकी एनवायरमेंट की चीज़ों को आप कांस्टेंट मान लीजिए। तो ये फिगर आपको क्या दिखा रहा है, या इस फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है? स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज अलोंग द ग्रेडियंट फ्रॉम ए टू ई। तो स्पीसीज रिचनेस आपकी बढ़ रही है क्या? ग्रेडियंट, जब आप ग्रेडियंट ए बी सी डी एंड ई, जब हम डेप्थ के ऊपर काम करें कि हम और गहरा ए बी सी डी ई ऐसे जा रहे हैं, तो क्या हमारी रिचनेस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है क्या? देखिए होगा क्या कि कुछ स्पीसीज जो पहले प्लस में थी वो बाद में हट जाएंगी, और जो हट रही हैं उनके कंपनसेशन के अंदर कुछ स्पीसीज हैं, जैसे यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी ये सब नहीं है, तो वहाँ पे देखिए कि वो हट रही हैं तो दूसरी उसमें जुड़ रही हैं, तो लगभग कुछ स्पीसीज ग्रेडियंट के साथ हटेंगी, कुछ नई जुड़ेंगी, तो काउंटर बैलेंस रह जाएगा, तो रिचनेस इंक्रीज नहीं होगी, लगभग बैलेंस जैसा ही रहेगा। तो ये बात तो नहीं हो सकती कि नई स्पीसीज जुड़ती जाएंगी तो पुरानी वाली हटती भी जाएंगी, तो जो कम गहराई वाली थी वो हट जाएंगी, ज़्यादा गहराई वाली कुछ ऐड हो जाएंगी, तो रिचनेस कुछ हटा है कुछ जुड़ा है तो लगभग बराबर सा ही रहेगा, यानी कि बैलेंस सा रहेगा। तो स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज अलोंग द ग्रेडियंट, नहीं, ना तो इंक्रीज जैसा लग रहा है ना डिक्रीज जैसा लग रहा है, तो जितने हटेंगे उतने जुड़ जाते हैं, तो ये बात भी गलत है। डिस्क्रीट कम्युनिटीज़ के अलग, डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट सेपरेट अलग अलग, डिस्क्रीट कम्युनिटीज आर फाउंड एट द साइट ए सी डी, नहीं, स्पीसीज ओवरलैप कर रहे हैं ना एनवायरनमेंट को लेकर के, तो डिस्क्रीट नहीं होगा, वो कम्युनिटीज़ का भी ग्रेडियंट होगा। और हमने जब पढ़ा था तो तब भी यही बात की थी कि एनवायरनमेंट का ग्रेडियंट है तो स्पीसीज कंपोजिशन कम्युनिटीज इनका ग्रेडियंट होता है, तो ये भी गलत होगा, ये भी नहीं हो सकती बात। और नो डिस्क्रीट कम्युनिटीज आर फाउंड अलोंग द ग्रेडियंट, यस, ये बात सही है कि आपको डिस्क्रीट नहीं मिलेंगे, आपको ग्रेडियंट मिलेगा कम्युनिटी के अंदर भी, राइट। तो यहाँ पर भी केवल आपको ये पिक्चर क्या बता रही है कि आपको कैसे इसको देखना था, बस इतनी सी बात। ठीक है, चंचल क्लियर है? ठीक है, चलो ये तो हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने पिछले पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, उनको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया, तो आप इन पर दोबारा से प्रैक्टिस करके और इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा ना। ठीक है, चलो।